आज हम कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास अंडरस्टैंड करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में कंसेप्ट ऑफ टॉर्क और इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज को यूज करते हुए कुछ बॉडीज का हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट किया था। तो पहला एक तो क्वेश्चन जो हमारे मन में राइज करता है वो ये कि क्या सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही चीज़ है या दोनों में कुछ फर्क है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम प्रैक्टिकली बोलें, यहाँ पर बॉडीज की डायमेंशंस बहुत छोटी हैं एज कम्पेयर टू डायमेंशंस ऑफ अर्थ, और जिस भी प्लानट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रैक्टिकली कंसाइड कर जाते हैं। लेकिन अगर बॉडीज की डायमेंशंस बड़ी हैं तब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसाइड नहीं करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने कहा ये वो पॉइंट है जहाँ पर हम पूरी बॉडी को पूरा बैलेंस कर सकते हैं, और ये हमने टॉर्क के कंसेप्ट को यूज करते हुए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सियल रोटेशन, और उससे फिर इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज को कंसेप्ट को यूज करते हुए हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट किया था। अब सेंटर ऑफ मास जो है, अगर हम एक केस लेते हैं, सपोज ये अर्थ है और यहाँ पे ये एक रॉड है, बहुत बड़ी रॉड है, ऑब्वियसली कंपेरेबल टू डायमेंशंस ऑफ अर्थ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है वेयर यू कैन अज्यूम द होल मास टू बी कंसंट्रेटेड। अगर ये एल लेंथ की रॉड है और इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो इसका सेंटर ऑफ मास तो L/2 पे रहेगा, लेकिन अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके सेंटर पर नहीं रहेगा, ज्योमेट्रिक सेंटर पर नहीं रहेगा। यहाँ से अर्थ जो है सब पार्टिकल्स को अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करती है, तो यहाँ से इस पार्टिकल को, सब पार्टिकल को खींच रही है, अपने सेंटर की तरफ 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 खींच रही है। तो अब अगर हम कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज यूज करेंगे तो अब L/2 पर इसे हमने L/2 पर इसे बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ये कुछ और डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अलग अलग पॉइंट्स हो जाते हैं। जब बॉडी की डायमेंशन काफ़ी बड़ी हैं तब जो है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसाइड नहीं करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, जैसे अभी हमने कहा, सभी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए जहाँ पे बॉडीज की डायमेंशन बहुत छोटी हैं तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसाइड कर जाते हैं। अब सेंटर ऑफ मास जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास प्राइमरली दो ही ऑप्शन हैं, एक है कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है या पार्टिकल मासेस जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो सेंटर ऑफ मास जो है, अगर यहाँ पर हम बोले हमारे पास ये एक्स वाई और जेड एक्सिस है और 3 डायमेंशन में एक बॉडी है और इसके ये सेंटर ऑफ मास है वेयर वी कैन अज्यूम द होल मास टू बी कंसंट्रेटेड। तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में 0 0 0 के रिस्पेक्ट में जो हम कहते हैं एक्सटीएम बोल दो या एक्स बार बोल दो, ये है सेंटर ऑफ मास, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो इसे कहा गया है इंटीग्रल एक्स डी एम ओवर इंटीग्रल डी एम। इसी तरह से वाई बार बोल दो या वाई सी एम बोल दो, एक ही बात है, वो है वाई डी एम ओवर इंटीग्रल डी एम। इसी तरह से जेड बार बोल दो या जेड सी एम बोल दो, ये है जेड डी एम ओवर इंटीग्रल डी एम। ये किसके लिए है? ये कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। अगर यही पार्टिकल हो जाता, अगर हमारे पास ये जैसे बॉडीज जो हैं, ये बॉडीज, इसकी जगह पर हमारे पास कुछ इस तरह के पार्टिकल्स हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, तब जो है उस केस में, पार्टिकुलर केस में, तो हमारा एक्सियम, अगर हम पार्टिकल्स की बात करते हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो उस केस में एक्सियम आ जाता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3, और इसी तरह से YCM हमारे पास आ जाएगा m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर हम ये देखें तो ये इसी का एक्सटेंशन ही है m1x1, मतलब पहला जो पार्टिकल है, अगर हम ये लेते हैं m1 m2 m3, हमने ये पार्टिकल्स ले लिए और इनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स x3 y3 हैं। तो अगर इन 3 पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप सिंपली वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं m1 x1 इसका कोऑर्डिनेट, सिमिलरली m2 x2 m3 x3, XCM आ जाएगा, YCM आ जाएगा, इस तरह से ZCM भी आप निकाल सकते हैं। तो ये जो हमने कहा, हमने पहला जो केस लिया उसमें कहा ये जब मास कॉन्टिन्यूस है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, जब जिसमें मास, इस फर्स्ट केस में कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है,
उस केस में आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और अगर डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं तो आप ये यूज कर लेंगे। इसके अलावा मास जो है लेंथ फॉर्म में भी स्प्रेड हुआ हो सकता है, सिंपली एरिया 2 डायमेंशनल फॉर्म में स्प्रेड हुआ हो सकता है, और वॉल्यूम फॉर्म में भी स्प्रेड हुआ हो सकता है। अगर ये लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है मास, तो उस केस में हमारा इसी से डिराइव करके हमारे पास आ जाता है एक्स बार आ जाता है इंटीग्रल एक्स डी एल ओवर इंटीग्रल डी एल। इसी तरह से वाई बार आ जाता है वाई डी एल ओवर इंटीग्रल डी एल। और अगर ये जो है ये एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है तो हमारे पास जो फार्मूला आ जाता है एक्स बार का आता है एक्स डी ए इंटीग्रल ओवर इंटीग्रल डी ए। इसी तरह से वाई बार आ जाता है वाई डी ए ओवर इंटीग्रल डी ए। मास जो है हमने कर लिया, ये लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है तो ये फॉर्म हो गई, एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है तो ये फॉर्म हो गई, और अगर वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर तो ये फार्मूला हम यूज कर ही सकते हैं। ठीक है, और अगर डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं तो वहां पे आप ये फार्मूला फाइंड, तो ये फार्मूला यूज करते हुए हम सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स को कंसिडर कर लेते हैं और हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास को किस किस तरह से हम फाइंड करते हैं।